कक्षाओं के सभी बच्चों का हम अपनी विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। विज्ञान के पाठ्यक्रम से हम छठा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऊतक। आज हम अस्थायी ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे कि अस्थायी ऊतक क्या होते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने विभज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ा है। आपको विभज्योतक ऊतक के बारे में समझना है, जानना है, या ऊतक क्या होते हैं इस बारे में जानना है तो हमारा इसके पहले का वीडियो 6.1 देखें। इस अध्याय में आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अस्थायी ऊतक क्या होते हैं। विभज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वह आजीवन विभाजित नहीं होती हैं। एक समय बाद उनके विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है और वह अस्थायी ऊतक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी के साथ वह जो विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं हैं या विभज्योतक ऊतक है, उसकी कोशिकाओं में कार्य को और आकार के आधार पर विभेदीकरण हो जाता है और वह अस्थायी ऊतक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं वह विशिष्टीकृत होकर के अनेक प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में एक क्रियाकलाप दिया गया है कि कैसे हम पौधे का सेक्शन काटते हैं और कैसे उसको हम सैफ्रोनिन से रंजित उसको रंगते हैं और उसके बाद उसका अवलोकन करने के बाद विभिन्न प्रकार के ऊतकों को हम देखते हैं। उसको देखने के बाद, इस स्लाइड को देखने के बाद विभिन्न तरह की हम दो तरह के ऊतक देखते हैं। एक होते हैं सरल अस्थायी ऊतक और दूसरे होते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। एपिडर्मिस के नीचे कुछ कोशिकाओं की परतें होती हैं जिसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक पूरी सेक्शन तने की काट के आपको चित्र उसका दिखाया था और उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एपिडर्मिस होता है सबसे बाहर और एपिडर्मिस के नीचे जो कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं उन्हें सरल अस्थायी ऊतक कहा जाता है। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। ध्यान रखेंगे कौन सा? पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं, प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। तो सरल अस्थायी ऊतक में सबसे ज़्यादा कौन सा ऊतक पाया जाता है? पैरेन्काइमा। और इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, पतली कोशिका भित्ति वाली होती हैं और बंधन से मुक्त होती हैं। किसी तरह कहीं खिंचाव नहीं रहता है, कोई बंधन नहीं रहता है और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के बीच काफ़ी रिक्त स्थान भी पाया जाता है। इनका काम है, यह ऊतक जो होता है सरल अस्थायी ऊतक, इसका काम होता है भोजन का भंडारण करना। और आपकी पाठ्यपुस्तक में काफ़ी चित्र दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के सरल ऊतकों का। तो यह चित्र दिया गया है कैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं सरल अस्थायी ऊतकों की, और यह उसका अनुप्रस्थ सेक्शन दिया गया है, फिर अनुदैर्ध्य सेक्शन दिया गया है और कोलेनकाइमा ऊतक सरल अस्थायी ऊतक कैसे होते हैं उनकी संरचना दी गई है। इसको आप ध्यान से देखें, स्क्रीनशॉट लें। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद खूब अच्छे से ऐसे बड़ा करके पढ़ें कि कौन सी परत क्या होती है। जैसे कोशिका द्रव्य है, बीच में केंद्रक है या किनारे किनारे, और यह हरित लवक है, मध्य पटलिका है, रसधानी सबसे बड़ा क्षेत्र होता है कोलेनकाइमा कोशिकाओं के भी मध्य में। और इसी तरह दो तरफ से सेक्शन है इसका भी। पहला ए वाला यह कोलेनकाइमा की अनुप्रस्थ सेक्शन है और दूसरा वाला जो है वह अनुदैर्ध्य सेक्शन है। तो कोलेनकाइमेटस सेल्स कैसी होती हैं, उनकी कौन कौन सी परतें होती हैं, किस तरह संरचना होती है, इस चित्र को देख करके इसका स्क्रीनशॉट लें और बड़ा करके सारी परतों के बारे में अच्छे से अध्ययन करें। तो हमने यह देखा कि पैरेन्काइमेटस जो से ऊतक सरल अस्थायी ऊतक होते हैं वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले सरल अस्थायी ऊतक हैं और वह भोजन के भंडारण का कार्य करते हैं। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। स्थितियों में
इन ऊतकों की क्लोरेन्काइमा जब इसमें हरित जो है लवक उपस्थित रहेगा, पैरेन्काइमा कोशिकाओं में जब हरित लवक उपस्थित होगा तो इस स्थिति में इन पैरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाओं को कोलेन्काइमा या हरित ऊतक कहा जाता है। और यह हरित ऊतक की कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करती हैं। जल में जो पौधे पाए जाते हैं उनके पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जो हैं वह ऐसी अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं हैं जो कि अवस्था के अनुसार, परिवेश के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, विशिष्टीकृत होती रहती हैं, जिसे हम विभेदीकरण कहते हैं। अगर वह हरे रंग में उसमें उसी पैरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, क्लोरोफिल उपस्थित है, तो उसे हम पैरेन्काइमा न कह करके उसे हम उसी समय क्लोरेन्काइमा कहने लगते हैं। जबकि पूरी संरचना पैरेन्काइमा कोशिकाओं की तरह होती है, लेकिन उसमें चूंकि वह क्लोरोफिल उपस्थित है इसलिए उसको पैरेन्काइमा नाम बदल जाता है, उसे तब क्लोरेन्काइमा कहा जाने लगता है। और जो जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं उनके बीच बड़ी बड़ी हवा वाली गुहिकाएं पाई जाती हैं, कैविटीज़ पाई जाती हैं, जिसके कारण वह जल वाले पौधे जल पर तैरते रहते हैं। उनकी पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो होती हैं उनके बीच हवा भरी रहती है और यह इसी कारण जल पर तैरते रहते हैं। तो ऐसी पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो जलीय पौधों में पाई जाती हैं, जिनके बीच हवा भरी होती है, उन्हें हम पैरेन्काइमा नहीं कहते हैं, उन्हें कहते हैं एरेन्काइमा। जैसे हरित लवक वाली को क्लोरेन्काइमा, तो हवा जो भरी है जिसमें उसे हम एरेन्काइमा कहते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार हम पैरेन्काइमा कोशिकाओं के अलग अलग नाम भी देखते हैं। पौधों में लचीलेपन का जो गुण होता है वह एक दूसरा स्थायी ऊतक होता है, जिसे कालेन्काइमा के कारण मानते हैं हम। यह पौधों के विभिन्न भागों पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। पर्णवृंत में आप इसको देख सकते हैं। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वह भी जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी हो जाती हैं और इसलिए थोड़ा मजबूत होती हैं पैरेन्काइमा कोशिकाओं की अपेक्षा। और इन कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान भी पाया जाता है। एक अन्य प्रकार की ऊतक स्क्लेरेन्काइमा भी होता है। अस्थायी ऊतकों में एक अन्य प्रकार का ऊतक होता है जिसे स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। यह ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमें नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा होगा, यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना हुआ होता है। यह एक तरह का अस्थायी ऊतक है जो कि पौधे को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं पूर्णतया मृत होती हैं। यह लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण बहुत मोटी हो जाती है कि इनके भीतर कोई स्थान नहीं बचता है, इतना ज़्यादा लिग्निन का जमाव हो जाता है। या ध्यान रखेंगे, इस अध्याय को पढ़ते समय चित्रों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की संरचना भी चित्र में दी गई है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से पढ़ें। क्योंकि हम पीडीएफ भी भेजते हैं तो पीडीएफ का भी अध्ययन करें और उसके साथ साथ चित्रों का भी हम बहुत ज़्यादा अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही हमें बहुत अच्छे से ये सारी संरचनाएं समझ में आती रहेंगी। तो स्क्लेरेन्काइमा जो ऊतक होता है, यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है और जहाँ भी उपस्थित रहता है वहाँ पे कठोर संरचना के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह एक क्रियाकलाप और दिया गया है कि ताज़ा पत्ती तोड़ करके और इस पत्ती का छिलका अलग करके और जल से भरी हुई पैटेटिस में रख के इसको सैफरीन के विलयन से रंग लेते हैं तो हमें कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्या होती हैं इस तरह की संरचनाएं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो इसमें हम देखते हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत है एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है, एक इकहरी परत की। और शुष्क स्थानों पर जो पौधे मिलते हैं, शुष्क मतलब सूखे स्थानों पर जो पौधे मिलते हैं, उनकी जो एपिडर्मिस होती है वह मोटी होती है और जो जल के क्षय को रोकती है। सूखे स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों की जो एपिडर्मिस है वह मोटी होती है और वह जल के क्षय को रोकती है, जिससे पौधे से कम जल का नुकसान होता है। तो पौधे की जो पूरी सतह होती है, बाहरी सतह जिसे हम छू सकते हैं, वह एपिडर्मिस से ही ढकी रहती है या पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत भी बनाता है। एपिडर्मिस यह जल के क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करता है। जैसे हमारे शरीर में त्वचा होती है, वैसे ही पौधों की जो सबसे बाहरी परत होती है वह एपिडर्मिस कहलाती है और यह भी सरल अस्थायी ऊतकों की कोशिकाएं होती हैं। यह अनेक कार्य करती हैं क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का जो उत्तरदायित्व है वह रक्षा करने का होता है, तो इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत वाली बनी होती हैं। कोई स्थान जगह नहीं मिलती जिससे पानी भी भीतर पौधे के जा सके। तो यह होती है एपिडर्मिस कोशिकाओं की संरचना और कार्य। यह जो कोशिकाएं होती हैं वह चपटी होती हैं। उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियाँ उनकी आंतरिक भित्तियों की अपेक्षा मोटी होती हैं, जिससे वह जल के क्षय को रोक सकें। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्र देख सकते हैं। जो पत्तियों की एपिडर्मिस होती है उस पर हम छोटे छोटे छिद्र देख सकते हैं। इन छिद्रों को ही स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं। इन वृक्क के आकार की कोशिकाओं को गार्ड सेल्स या रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। यह कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी यह स्टोमेटा जो है वह अपनी जो क्रियाशीलता है, इनका जो कार्य है वो करते हैं। जल के क्षय को भी रोकते हैं या आवश्यकता होती तो बढ़ाते हैं। जड़ों की जो एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं वह पानी सोखने के लिए अनुकूलित होती हैं। उनमें बाल जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं, जिससे जड़ों का जो अवशोषक तल है वह बढ़ जाता है और उनकी पानी सोखने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। मरस्यलीय पौधे की जो बाहरी सतह वाली एपिडर्मिस होती है उस पर क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। क्यूटिन उसका लेप होता है उसकी एपिडर्मिस के ऊपर। तो जिस तरह के पर्यावरण में जो पौधे पाए जाते हैं उस तरह के पर्यावरण के लिए अनुकूलित उनकी एपिडर्मिस की कोशिकाएं हो जाती हैं। या जो पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाहरी परत से भिन्न होती है। जैसे जैसे हम देखते हैं जब कोई नया पौधा निकलता है, नया तना निकलता है तो वो नरम होता है, खुरदरापन नहीं होता, हरा दिखाई देता है। लेकिन कुछ समय बाद वही तना, पेड़ का तना आप देख रहे हैं, वह किस तरह खुरदरा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक जो ऊतक होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभज्यतक की एक पट्टी जो कार्टेक्स में होती है वह कार्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छाल की कोशिकाएं जो कोशिकाएं होती हैं मृत होती हैं और यह बिना किसी अंतःकोशिकीय स्थान के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो जमा रहता है, जो कि इन छालों को हवा तथा पानी के लिए अभेद्य बनाता है, उनसे सुरक्षित करता है। इस तरह कुछ परतें हमें दिखाई देती हैं। और इसी तरह जो रक्षी ऊतक होते हैं वह छाल की कोशिकाओं के ऊपर सुबेरिन की परत चढ़ाकर उनकी सुरक्षा करते हैं। दूसरे तरह के अस्थायी ऊतक जो होते हैं वह होते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। अभी तक हमने विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए सरल अस्थायी ऊतकों के बारे में पढ़ा, कुछ जटिल अस्थायी ऊतकों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो
जो जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं वह कैसे बने हुए होते हैं? वह एक ही तरह के पदार्थ से बने हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतकों को जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। अभी तक जिनके बारे में हमने पढ़ा वो सरल अस्थायी ऊतक थे। उनसे भिन्न संरचना वाले जितने भी ऊतक होते हैं वह जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं। और यह जटिल अस्थायी ऊतक आपस में मिल करके एक इकाई तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम पौधों में दो तरह के ऊतक होते हैं जिन्हें हम जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। इन दोनों को ऊतकों को, जाइलम और फ्लोएम को, संवहन ऊतक भी कहा जाता है। यही दोनों ऊतक मिल करके संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण के रहने के अनुकूल बनाती है। उसी संवहन बंडल के कारण पौधे स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल हो पाते हैं। संवहन बंडल में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं। जैसे जाइलम में ट्रैकीड होता है जिसे वाहिनिका भी कहा जाता है, वाहिका होती है, जाइलम पैरेन्काइमा होती है और साथ ही कुछ और भी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम के रेशे होते हैं। ट्रैकीड एवं वाहिका की जो कोशिका भित्ति होती है, जाइलम की ट्रैकीड एवं वाहिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह मोटी होती है और इसमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। ट्रैकीड और वाहिका की एक संरचना नलिकाकार होती है जिससे जल पौधे में उस जल का परिवहन संभव होता है। इसके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता रहता है। पैरेन्काइमा, जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वह भोजन का संग्रह करता है। जाइलम के जो रेशे होते हैं वह सहारा देने का कार्य करते हैं। इसी तरह जो फ्लोएम होता है वह भी 5 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। वह कौन कौन सी होती हैं? मुख्य कोशिकाएं चालिनी कोशिकाएं होती हैं, चालिनी नलिका होती है, साथी कोशिकाएं हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम रेशे हैं। इनसे मिलकर के फ्लोएम ऊतक बना हुआ होता है इतने तरह की कोशिकाओं से। चालिनी नलिका छिद्रित नलिका भित्ति वाली कोशिका होती है जो कि एक नलिकाकार कोशिका है। यह पत्तियों से भोजन पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम चालिनी नलिका करती है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती हैं। सभी कोशिकाएं फ्लोएम की जीवित होती हैं, सिर्फ फ्लोएम रेशे जीवित नहीं होते हैं। संरचना आप देख सकते हैं किस तरह की संरचना बनी हुई होती है। ट्रैकीड कैसे बना हुआ होता है और वाहिका कैसे बनी होती है, जाइलम पैरेन्काइमा कैसे होता है, फ्लोएम ऊतक की संरचना किस तरह होती है। इसमें साथी कोशिका, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, चालिनी नलिका, चालिनी प्लेट कैसे कहाँ चित्र के अनुसार व्यवस्थित है इसे आप देख सकते हैं। ध्यान रखें, बायोलॉजी के अध्ययन में चित्र बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, इनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो यह जाइलम और फ्लोएम सरल जटिल अस्थायी ऊतक कहे जाते हैं। तो 2 तरह के ऊतकों के बारे में हमने पढ़ा कि अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, यह सारी कोशिकाएं होती हैं जो कि एपिडर्मिस और उसके नीचे की परतों का निर्माण करती हैं। वहीं जो जटिल अस्थायी ऊतक होता है जो कि 2 तरह का होता है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम 4-5 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है जाइलम ऊतक, जिनके नाम बताए गए। फ्लोएम भी 4-5 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। और यह दोनों ऊतक जो हैं इन्हें संवहन ऊतक भी कहा जाता है और आपस में मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। साथ ही जाइलम जड़ों से जल एवं जो खनिज पदार्थ अवशोषित होता है उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है, और जो फ्लोएम है वह पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये सारी चीज़ें हमने आज के अध्याय में पढ़ी। बहुत ही बढ़िया अध्याय है, इसको आप चित्रों को ध्यान से देखें, पढ़ें, क्रियाकलाप क्या किए गए हैं, कैसे चित्रों को समझा गया है। और फिर भी कोई डाउट होता है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट करके, फ़ोन करके आप उसको क्लियर कर लें हमसे। बाकी आपसे मिलेंगे हम अगले लेक्चर के साथ, अगले ऊतक के लेक्चर के साथ।
तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।